हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में एक और बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। उसका आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, पैनल और पूल डेटा का क्या मतलब होता है, जो कि यूजीसी नेट में भी बहुत यूजफुल चीज है। तो आपके पास इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ की कंसेप्ट, दैट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही साथ रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट और विद ड्रिफ्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जो सीरीज है वो स्टेशनरी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम अपनी कोशिश करते हैं ज्यादा कंसेप्ट कम टाइम में, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज इन इकोनोमेट्रिक्स? तो बेसिकली हमारे पास टॉपिक है टाइम सीरीज इन इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, अब टाइम सीरीज की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जितनी भी प्रिडिक्शंस होंगी वो प्रीवियस जो टाइम सीरीज डेटाज होते हैं, मतलब 2010 से 2020 तक का जो भी डेटा होगा, वही हमारी मदद करेगा आगे फोरकास्ट करने के लिए। तो आपके पास जितने भी ज्यादातर फोरकास्टिंग्स होती हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं? ऑब्वियसली टाइम सीरीज डेटा के बेस पर ही होते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में टाइम सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में अपने प्रिडिक्शन को करने के लिए, फोरकास्ट को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन लिया इन्होंने कि हमें टाइम सीरीज स्टेशनरी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी टाइम सीरीज? वही इस चैप्टर के अंदर है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे फोकस करता है कि स्टेशनरी टाइम सीरीज क्या होती है। तो इन जनरल तो टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं होती। अगर वो स्टेशनरी नहीं होंगी तो हमें उन्हें नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी कैसे बनाना है वो भी इस चैप्टर में हमें बताया गया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की जरूरत है कि टाइम सीरीज डेटा का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेशनरी का कंसेप्ट क्या है, जो इसमें सबसे ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। टाइम सीरीज डेटा मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दे रखे हो और उसके अंदर एक वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो, उसे बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। जैसे 2010 में कंजम्पशन 150 है, 2011 में कंजम्पशन 100 है, 2012 में कंजम्पशन 200 है। तो यहाँ पे आपने टाइम डिफरेंशिएट किया है, यानी ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम आप एक ही वेरिएबल के बारे में बात करो, दैट इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा। और इस तरीके का डेटा जो होता है वो इकोनोमेट्रिक्स में फोरकास्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें और भी चीजों को समझना जरूरी है कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होती है। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा का एग्जांपल मैंने नीचे लिखा है। इसमें क्या डिफरेंस है टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा में? यहाँ पर ईयर एक ही है, यानी टाइम पीरियड फिक्स है, लेकिन वेरिएबल आपने उसी टाइम पीरियड के डिफरेंट ले लिए। यानी 2010 में जीडीपी 1000 है, कंजम्पशन 400 है, सेविंग 600 है। तो बेसिकली टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल में क्या डिफरेंस नजर आया कि टाइम सीरीज में आपका टाइम डिफरेंट है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल में आपके पास टाइम एक है और आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। अब जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स में डेटा इस्तेमाल होता है वो जनरली टाइम सीरीज डेटा होता है, लेकिन हमें कभी कभी पैनल और पूल डेटा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसको समझने की जरूरत थी। और पैनल और पूल डेटा बेसिकली क्या होता है, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा का मिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नीचे मैंने एक टेबल दिया, जिसमें मैंने क्या करा, 2010 की मेरे पास इनकम भी है, कंजम्पशन भी है, सेविंग भी है। 2011 की मेरे पास इनकम भी है, कंजम्पशन भी है, सेविंग भी है। 2012 की इनकम भी है, कंजम्पशन भी है, सेविंग भी है। ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये पैनल और पूल डेटा कहलाता है, क्योंकि इसमें मिक्स हो गया। इसमें देखिए आपने डिफरेंट टाइम भी ले लिया, राइट, और डिफरेंट वेरिएबल्स भी ले लिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो डेटा दैट इज पैनल और पूल। एक मिनट। तो बेसिकली क्या करा, जब आपने डिफरेंट ईयर्स के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स भी ले लिए तो इसे बोलते हैं हम पैनल और पूल्ड डेटा। अब पैनल डेटा और पूल डेटा में खास डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर यहाँ पर जैसे हमने इनकम ली, कंजम्पशन ली और सेविंग ली, ये सब एक ही यूनिट में रुपीज में ले लिए या सब एक ही यूनिट डॉलर में ले लिए, तो ये डेटा पैनल डेटा कहलाता है, बिकॉज इनकी यूनिट क्या हो जाएंगी, सेम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इनकम ले लिया और यहाँ पर मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया जिसका यूनिट डिफरेंट हो गया, क्या मैंने इसको ले लिया डॉलर में, इसको ले लिया यूरो में, ठीक है ना, या उसको पॉन्ड में ले लिया, तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स है जब डिफरेंट हो जाती है तो दैट डेटा इज नोन एज पूल्ड डेटा। अदरवाइज पैनल और पूल डेटा किसे कहते हैं? जिसके अंदर टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा को मिक्स कर दिया जाता है, राइट? तो जनरली हमारा जो एनालिसिस होता है वो टाइम सीरीज डेटा पर डिपेंड करता है। अब वो क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है, पैनल और पूल डेटा भी हो सकता है, इसलिए अंडरस्टैंड करना जरूरी था। इज इट ओके? अब हमें ये समझना है कि टाइम सीरीज के बेसिस पर ही हम फोरकास्ट करते हैं। हमने जितने भी इससे पहले वाले चैप्टर्स पढ़े तो हमारा यही कहना था कि जो प्रीवियस
इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो प्रीवियस डेटा है, उसी डेटा के बेस पर हम फोरकास्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज से डील करा गया, ये फोरकास्ट तब पॉसिबल नहीं होगा जब जो ट्रेंड है वो नॉन स्टेशनरी है। पहली बात तो ट्रेंड में भी कई बार आप जो है नहीं बता पाते कि क्या होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल है नॉन स्टेशनरी का, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का क्या है कि अगर आपको कल के बारे में भी पता है या उससे प्रीवियस डेटा की इंफॉर्मेशन भी है, तो भी आप कल उस शेयर का प्राइस क्या होगा उसको लेकर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता कि आप प्रीवियस डेटा के बेसिस पर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाते स्टॉक मार्केट के अंदर या एक्सचेंज रेट वाली मार्केट के अंदर, तो फिर तो भाई हर बंदा जो है शेयर मार्केट में जीत ही रहा होता। तो क्या इज इट पॉसिबल कि वहां पर आपके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन को लेकर या प्रीवियस टाइम सीरीज डेटा को लेकर आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? नहीं, आपकी प्रिडिक्शन वीक होती है। वो वीक इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर नॉन स्टेशनरी डेटा होता है, नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज होती है। तो अब यहाँ पर मॉडल्स के लिए एक बहुत बड़ी असम्पशन ली गई है। आप जो इकोनोमेट्रिक्स में एक बहुत बड़ी ली गई है कि जितनी भी स्टडीज होंगी, उन स्टडीज के लिए जरूरी है कि जो टाइम सीरीज होनी चाहिए वो स्टेशनरी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनप्रिडिक्टेबल हो, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हो। और अगर ऐसा है कि उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं, तो आप उन फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करो, तभी आप आगे के बारे में फोरकास्ट कर सकते हो। इज इट ओके? इसीलिए स्टॉक मार्केट में फोरकास्ट नहीं सक्सेसफुल होता। फोरकास्ट मतलब आप फोरकास्ट को लेकर भी आप ये कहोगे कभी फेलियर है, कभी वो चीज है, राइट? तो स्टेशनरी टाइम सीरीज इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड सीरीज फॉर द फोरकास्टिंग। तो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर बेसिकली यही समझाया गया है कि स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज होती क्या है, इफ इट इज नॉन स्टेशनरी तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब सवाल यही उठता है कि स्टेशनरी टाइम सीरीज को क्यों लिया जाता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो नॉन स्टेशनरी होंगी, अब जैसे स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज का, या एक्सचेंज रेट। आप उनमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, हर दिन जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, हर ईयर जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उसके बेसिस पर, क्योंकि वो नॉन स्टेशनरी है, वो फिक्स नहीं हो पा रहे, वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, इसलिए आप फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं कर पाओगे और आपका फोरकास्टिंग का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो जो आपका फाइनेंशियल मॉडल है, जो आपने रिग्रेशन मॉडल तैयार करा है, वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, राइट? और इस चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस करा जाएगा। जनरली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये देखिए थर्ड पॉइंट में मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन एम्पेरिकल एनालिसिस इज टाइम सीरीज डेटा। जनरली हमारी जितनी भी एनालिसिस होती है, जितने भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसमें टाइम सीरीज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एम्पेरिकल वर्क के लिए यानी फोरकास्टिंग वर्क के लिए ये अजम्पशन ली गई है, ये एज्यूम किया गया है कि वो स्टेशनरी होनी चाहिए। और उसका रीजन मैंने आपको बताया कि अगर वो नॉन स्टेशनरी होगी, अगर उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगे, तो आपकी फोरकास्टिंग बिल्कुल फेल हो जाएगी, आपकी फोरकास्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो उसे समझाने के लिए यहाँ पर ये पूरा चैप्टर डिस्कस करा गया है कि क्यों आपके पास होना चाहिए। तो जनरली तो हमने आपको बता दिया कि मोस्टली जो टाइम सीरीज होती है, देखिए मोस्टली टाइम सीरीज आर नॉन स्टेशनरी, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात है या एक्सचेंज रेट की बात है, लेकिन उसको हमें स्टेशनरी में कन्वर्ट करना ही है। तो व्हाट डज दिस यूनिट ऑल अबाउट, कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि वो जो सीरीज है वो स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी है। एक बार आपको पता चल गया कि वो नॉन स्टेशनरी है, उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उसे कन्वर्ट करो स्टेशनरी के अंदर, यही इसका मेन काम है, राइट? अब हमें इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ये कुछ टर्म समझनी जरूरी है ना? कुछ ये वर्ड जो यूज हुए हैं क्या मतलब होता है। ट्रेंड का मैंने ये डायग्राम बनाया कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है, दैट इज व्हाट ट्रेंड है ना, ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है, दैट इज व्हाट ट्रेंड। ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है और ट्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। और जैसे हम देखते हैं डिप्रेशन आ गया, बूम आ गया, फिर रिसेशन आ गया, तो ये साइकिल कहलाता है। जो ये वर्ड्स इस यूनिट में इस्तेमाल होंगे, साइकिल कहलाता है। फिर आती है रैंडम वॉक। रैंडम वॉक क्या है, ये देखिए, ये रैंडम वॉक है, ये रैंडम वॉक का एग्जांपल है। और जब आपके पास साइकिल और ट्रेंड मिक्स हो जाए, तो देखिए ये साइकिल भी है और ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड प्लस साइकिल। इज इट ओके? तो यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको यही समझाया गया है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रेंड है, साइकिल है। अब ध्यान से सुनिए, जो स्टेशनरी टाइम सीरीज होती है, जो स्टेशनरी टाइम सीरीज होती है उसमें ना ट्रेंड होना चाहिए, ना सीजनल साइकिल होनी चाहिए, ना रैंडम वॉक होनी चाहिए। तो ये जरूरी है, अगर ऐसा कुछ है तो वो नॉन स्टेशनरी है। और अगर वो नॉन स्टेशनरी है तो हमें उसे स्टेशनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर रैंडम वॉक है या साइकिल है या ट्रेंड है, साइक्लिकल चीजें हो रही हैं,
तो वो टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है और हमने अजम्पशन ली है कि हम तभी फोरकास्टिंग कर पाएंगे जब वो सीरीज जो है वो स्टेशनरी होगी, राइट। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक एग्जांपल लिया है इसके अंदर कि मान लीजिए कि हम 1947 से लेकर 2007 के क्वार्टर की जो है वो जीडीपी ले लेते हैं। अब जो जीडीपी है देखिए, जीडीपी नॉन स्टेशनरी है, जीडीपी भी वेरी कर रही है। इसने कहा 1947 के 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। ऐसा करते करते कौन से ईयर तक हम गए हैं, 2007 तक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर, यानी हर ईयर के आपने 4 क्वार्टर लिए हैं 1947 से लेके 2007 तक, और हर क्वार्टर की आपके पास एक जीडीपी अमाउंट है, राइट। अब जो ये जीडीपी अमाउंट है, आप बताइए कि ये जो जीडीपी अमाउंट ये वाला जो है और जो ये वाला जीडीपी अमाउंट है, फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर के जीडीपी के वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी रही होगी वो उस टाइम उस देश के अंदर क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही होगी, क्या पॉलिटिकल कंडीशन चल रही होगी, उस पर डिपेंड कर रहा होगा, राइट। जो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में आपके पास वैल्यू आई होगी। सिमिलरली वो कहता है कि 1947 में जो जीडीपी है डिफरेंट क्वार्टर्स में और 2007 में जो जीडीपी है डिफरेंट क्वार्टर्स में, वो भी डिफरेंट रही होगी। क्यों डिफरेंट रही होगी? क्योंकि हर टाइम जो है आपका पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो डिफरेंट हो गया होगा, राइट। तो जीडीपी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज का। ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल मतलब हर बार ये वेरी कर रहा है। रैंडम का मतलब ही क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि अगली बार क्या होने वाला है। रैंडम का मतलब ये हो जाता है जहां पर प्रोबेबिलिटी बात आ जाती है। तो ये कह रहा है कि बेसिकली जीडीपी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ शोइंग कि कोई सीरीज नॉन स्टेशनरी होती है, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रोडिक्शन अगर जीडीपी को लेकर करना है तो, अगर हमें प्रोडिक्शन ही जीडीपी को लेकर करना है तो, और डेफिनेटली हमें करना पड़ता है कि अगले साल हमारी जीडीपी क्या रहेगी, तो तब ऐसी नॉन स्टेशनरी सीरीज को कैसे स्टेशनरी सीरीज में कन्वर्ट करा जाता है, दैट इज व्हाट चैप्टर ऑल अबाउट, राइट। तो इसमें आपके पास इसको डायग्रामेटिकली शो भी करके दिखा रखा है, लेकिन ये प्योरली क्या है आपके पास, देखिए दीज आर ट्रेंड्स, दिख रहा है आपको, साइकिल विद फ्रेंड्स। तो ये 100% कैसी सीरीज है आपके पास, नॉन स्टेशनरी सीरीज है, और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेशनरी सीरीज में, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड्स फॉलो कर रही है, क्लियर। तो चलिए अब कुछ की कंसेप्ट्स हैं जिनको समझ लेते हैं इसके अंदर कि क्या क्या, इन की कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब देखो इसमें कुछ की कंसेप्ट इसने डिस्कस करे हैं कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है, प्योरली रैंडम प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेटेड वेरिएबल, रैंडम वॉक मॉडल, को इंटीग्रेशन, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक ट्रेंड, यूनिट रूट टेस्ट। तो ये 9 टॉपिक हम इसके साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, राइट। तो सबसे पहला हमारा है कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, राइट। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, रैंडम को ही स्टोकेस्टिक बोला जाता है। और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपके पास ऊपर, वो आपके पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही था। तो जब आप रैंडम वेरिएबल कलेक्ट करते हो, द कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज नोन एज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। एक एग्जांपल के तौर पे भी मैंने आपको जीडीपी वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें जो आपने 1947 से 2007 की जीडीपी कलेक्ट करी, because you are collecting a random variable, right, it is a random variable, random means जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी होगा y1 का ही, और y2 मींस क्या है, सेकंड क्वार्टर का जीडीपी। यहाँ पर उसने क्या करा है, बाय ले लिया है जीडीपी को दिखाने के लिए। तो y1 1947 का फर्स्ट क्वार्टर हो गया, और y2 जो है वो 1947 का सेकंड क्वार्टर हो गया, एंड y3 जो है वो 1947 का थर्ड क्वार्टर, और y4 जो है वो 1947 का फोर्थ क्वार्टर, एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए हम गए y244 पर, जो कि फोर्थ क्वार्टर होगा 2007 का। आपने ये सारा डेटा जो कलेक्ट किया है, y1 और y2 रेंडम है, दैट मींस ये जो वैल्यू है ये उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, तो इनकी जो वैल्यू है ये हर बार वेरी करेगी, दैट इज व्हाट रैंडम वेरिएबल ऑल अबाउट, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दैट रैंडम वेरिएबल इज नोन एज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इज इट ओके? तो बेसिकली आपके पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस, अब आपने ये कलेक्ट कर लिया डेटा, अब ये डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो ये सीरीज आपके पास डिराइव हुई है, ये जो प्रोसेस आपने कलेक्शन का किया है, ये स्टेशनरी डेटा कलेक्ट हुआ है या नॉन स्टेशनरी डेटा कलेक्ट हुआ है। तो उसी को हम अब यहाँ पर समझेंगे कि क्या रूल्स हैं स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी के, राइट। तो हम अब डिस्कस करेंगे स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसी सीरीज को हम स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। पहला, मीन सेम होना चाहिए, वेरिएंस सेम होना चाहिए,
कोवेरियंस सेम होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। इसे एक एग्जांपल और डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं। बेसिकली स्टेशनरी तभी होगा जब उसमें कोई ट्रेंड ना हो, कोई सीजनैलिटी ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई ट्रेंड नहीं है तभी वो स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये देखिए, हमने ये डायग्राम बना रखा है, ये देखिए पिंक कलर से नीचे देखिए, ये जो आपके पास एग्जांपल है ये स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है। इसमें क्या है देखिए, ये मीन है आपके पास, यहाँ से मीन निकल रहा है, ये जो ऊंचाई है इस ग्राफ की ये मीन है। तो इन सभी में मीन क्या है, सेम, और इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं वेरिएंस। तो ये वेरिएंस भी सेम है। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रोसेस को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, दैट इज व्हाट स्टोकेस्टिक सॉरी स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इसमें क्योंकि मीन भी सेम है, वेरिएंस भी सेम है। कोवेरिएंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये 1947 का डेटा है और ये मान लेते हैं 1957 का डेटा है। अब इसके अंदर जो मीन और वेरिएंस है और इसके अंदर जो मीन और वेरिएंस है वो भी सेम है, तो इसे बोलते हैं कि डिफरेंट ईयर्स का कोवेरिएंस भी आपके पास सेम है। और अगर ऐसा होता है कि किसी भी सीरीज को जब आपने ग्राफिकली डिपिक्ट करा, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चेक कि वो स्टेशनरी है, यानी ग्राफिकल मेथड है ना जो हमने आपके सामने बनाया। अगर ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद मीन सेम आ जाए, वेरिएंस सेम आ जाए और कोवेरिएंस सेम आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी तभी समझ आएगा जब आपको नॉन स्टेशनरी समझ में आए। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, डायग्राम बनाए हैं ग्राफिकली नॉन स्टेशनरी के। देखिए अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगा, ये आपके पास नॉन स्टेशनरी है। और देखिए ये वाला देखिए, इसमें मीन डिफरेंट हो गया, ये देखो ये मीन इतना था, फिर ऊंचाई अलग हो गई, फिर ऊंचाई अलग हो गई, यानी मीन डिफरेंट हो गया। अगर मीन अलग हो जाए तो भी वो नॉन स्टेशनरी। और इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर मीन भी अलग हो रहा है और देखिए बीच में जो गैप है वो भी अलग हो रहा है, यानी यहाँ वेरिएंस भी अलग हो गया, ऊंचाई अलग हो गई तो मीन भी अलग हो गया। तो यहाँ पर मीन भी डिफरेंट है, वेरिएंस भी डिफरेंट है, ये नॉन स्टेशनरी का एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ मीन डिफरेंट हो गया तो भी ये नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल भी नॉन स्टेशनरी के हैं। तो स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसका मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस सेम होता है, जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। देखिए 1947 में भी मीन वही था, मीन जीडीपी, यानी अगर मैं 4 क्वार्टर की जीडीपी निकालूं और उनका वेरियंस निकालूं तो सेम आ जाएगा। सेम अगर मैं इस ईयर में जीडीपी का अगर आपके पास मीन वेरियंस निकालूं तो वो सेम आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों ईयर का कोवेरियंस चेक करूं, दैट इज आल्सो सम कांस्टेंट टर्म। तो दैट इज व्हाट द थ्री कंडीशन ऑफ स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कि मीन वेरियंस और कोवेरियंस सेम होना चाहिए। सेम ना होना आपके सामने दिखा दिया है, और अगर ये सेम नहीं होंगे तो नॉन स्टेशनरी होंगे। तो हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोकेस्टिक प्रोसेस, अभी आपको बताया। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब है रैंडम वेरिएबल्स को कलेक्ट करने के प्रोसेस को स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। अब जो वो आपने कलेक्ट किया डेटा, अब आपको चेक करना है कि वो डेटा स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। तो देर आर सो मेनी मेथड, जिसमें से ग्राफिकल मेथड अभी हमने आपको बताया। तो ग्राफिकल मेथड में आपको चेक करना पड़ेगा कि मीन वेरिएंस कोवेरिएंस सेम है। इफ इट इज सेम, दैट इज स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इफ इट इज, अगर मीन अलग हो जाए तो भी वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। अगर वेरिएंस अलग हो जाए, मतलब तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा, राइट। और नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस से जो सीरीज आएगी उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेशनरी में, बिकॉज ऐसे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हमारे पास है नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करा कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, जिसमें मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस सेम होना चाहिए। तो उसे हमने आपको डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करके दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर आपके पास मीन और वेरिएंस सेम है, यानी जो हाइट है वो सेम है और इनके बीच का जो गैप है इसे बोलते हैं वेरिएंस, वो भी सेम है। तो ये आपके पास एग्जांपल था स्टेशनरी प्रोसेस का, स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का। अब नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का क्या एग्जांपल दिया था, अगर मान लो आपके पास ऐसे ऐसे जा रहा है, अब इसमें क्या डिफरेंट हो गया, आपके पास हाइट डिफरेंट हो गई तो मीन डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नॉन स्टेशनरी हो गया। या फिर अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम मीन सेम ले लें, लेकिन गैप देखिएगा, गैप डिफरेंट हो गए, ये देखो इनके बीच का जो गैप है इसे बोलते हैं वेरिएंस। अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे खैर मीन और वेरिएंस दोनों सेम है, अगर मैंने हाइट सेम ली हुई एग्जांपल के तौर पे, एक मिनट इसको दोबारा से हम क्रिएट करते हैं। ऊपर वाले में क्या डिफरेंट है, मीन डिफरेंट है, ठीक है ना। नीचे वाले में भी वेरिएंस डिफरेंट करना है, तो मीन तो सेम रखना है ना। ये देखिए, ये देखिए, मतलब हाइट सेम रखनी है तो वो मीन हो जाएगा, और आपके पास जो गैप है वो डिफरेंट कर दिया तो वेरिएंस डिफरेंट हो गया।
तो या मीन डिफरेंट हो गया या वेरिएंस डिफरेंट हो गया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस, राइट। अब कहता है कि हमें जनरली जितनी भी टाइम सीरीज देखने को मिलती है वो नॉन स्टेशनरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो उसको हमें स्टेशनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जनरली आपके पास इसे रैंडम वॉक मॉडल से समझाया जाता है कि रैंडम वॉक मॉडल ही नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो बेसिकली रैंडम वॉक मॉडल इज नथिंग बट नॉन स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब रैंडम वॉक का मतलब क्या है? रैंडम वॉक कहता है जैसे मान लीजिए ड्रंक पर्सन है और सामने से ट्रक आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ड्रंक पर्सन क्या करता है, कभी लेफ्ट को लेगा, कभी राइट को लेगा, कभी लेफ्ट को लेगा, कभी राइट को लेगा। अब ऐसे इंसान के बारे में जिसका कदम के बारे में आप श्योर ही नहीं हो और सामने से ट्रक आ रहा है, तो आप उसके एक्सीडेंट की जो प्रोडिक्शन है वो श्योरली नहीं कर सकते, ठीक है ना। हो भी सकता है एक्सीडेंट, नहीं भी हो सकता एक्सीडेंट। दैट इज व्हाट रैंडम वॉक और दैट इज व्हाट नॉन स्टेशनरी। तो नॉन स्टेशनरी अगर रैंडम वॉक है, नॉन स्टेशनरी का मतलब ही क्या है कि आप फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और फ्लक्चुएशंस की वजह से ही आपकी जो प्रिडिक्शन है वो नहीं हो पा रही है, राइट। हाँ जी, तो बेसिकली नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस को हम रैंडम वॉक मॉडल के थ्रू समझा रहे हैं। तो रैंडम वॉक मॉडल में हमने आपको सबसे एग्जांपल दिया, ड्रंक पर्सन जो कि स्टेप लेफ्ट राइट ले रहा है, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत पॉसिबल नहीं है कि उसके एक्सीडेंट के क्या चांसेस है, राइट। सिमिलरली नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस होते हैं। अब जो ऐसी सीरीज आपने कलेक्ट करी जैसे स्टॉक मार्केट प्राइजेस हो गए, या एग्जांपल भी दिया स्टॉक मार्केट के प्राइजेस हो गए या एक्सचेंज रेट हो गया, इनके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसमें आपके पास दो तरीके के कंसेप्ट हमें समझाए हैं नॉन स्टेशनरी में। हमें रैंडम वॉक में भी दो तरीके की रैंडम वॉक देखने को मिलती है। नॉन स्टेशनरी सीरीज में भी दो टाइप की सीरीज है, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, नो कांस्टेंट या इंटरसेप्टर, और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। मतलब थोड़े चांसेस हैं फिर भी प्रेडिक्शन करने के और बिल्कुल चांसेस नहीं है प्रेडिक्शन करने के लिए, आप ये डिफरेंस मान सकते हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। नाउ रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट में क्या होगा, मीन तो सेम होगा लेकिन वेरिएंस डिफरेंट हो गया, राइट। तो ये नॉन स्टेशनरी सीरीज बन गई आपके पास। स्टॉक मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्टॉक मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। मीन सेम है लेकिन वेरिएशंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब इस रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट को हमने इस इक्वेशन के थ्रू दिखाया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर yt इज इक्वल टू yt माइनस वन प्लस ut, ये एरर टर्म है जिसे यहाँ पर नॉइज बोला गया है। एरर नॉइज, वाइट नॉइज और एरर एक ही बात है, वाइट नॉइज एरर टर्म। तो बेसिकली ये क्या है कि एग्जांपल के तौर पे आप आज जो है आज बैठकर 2000 मान लो आज आप स्टॉक मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो और प्रीवियस ईयर का आपके पास कोई डेटा दे रखा है, इसी से पिछले साल का है ना, या पिछले दिन का दे रखा है, मंथ का दे रखा है। तो आज आप प्रिडिक्ट कर रहे हो मान लो दिसंबर में या सॉरी फेब में कर रहे हो, जनवरी का डेटा आपके पास है स्टॉक मार्केट में। तो आपको पता है कि ये बिल्कुल जनवरी के बेसिस पे प्योरली प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, कुछ एरर या कुछ आपके चांसेस हैं ऊपर नीचे आने के प्राइसेस को, उसे यहाँ पर एरर टर्म के नाम से बुलाया गया, राइट। अगर जनवरी में जो शेयर का प्राइस है वो 100 चल रहा है, तो अगर आप सोचो कि ये 100 ही यहाँ पर आ जाएगा तो गलत होगा। आपको यहाँ पर यूटी लेना पड़ेगा और यूटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी। यानी जो प्राइस है ये 96 भी हो सकता है और 104 भी हो सकता है, राइट। तो इसी तरीके से इसने दिखाया रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रैंडम वॉक को शो करने का, ठीक है। तो विदाउट ड्रिफ्ट का मतलब क्या है आपके पास, हमें पता है कि जो सिग्मा यूटी होता है वो जीरो होता है। तो अगर हम इसे n से बोथ साइड डिवाइड करें तो इसका मतलब मीन ऑफ यूटी कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। तो यहाँ पे लिखा है सपोज यूटी इज अ व्हाइट नॉइज एरर टर्म विद मीन जीरो एंड वेरिएंस जो भी आपके पास है, यानी यहाँ पर मीन में वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगे आपको, मीन सेम है लेकिन वैसे वेरिएंस आपके पास सबका अवेलेबल होगा, राइट। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, ठीक है ना, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये आपके पास एग्जांपल है रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट को। अब न्यूमेरिकली इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपके पास किस तरीके से इसे आगे लिया गया है। तो देखिए अब ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन डेरिवेशन के बारे में अब हमारे पास आ गया। तो बेसिकली इसमें हमारे पास हमने पढ़ा कि yt विदाउट ड्रिफ्ट की इक्वेशन है yt इज इक्वल टू जो प्रीवियस ईयर होगा उस पर सीधा प्रीवियस ईयर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, और ईयर्स नहीं है, और कुछ ना कुछ एरर टर्म रहेगी। यानी आपका जो ये प्रिडिक्शन होगा ये यूटी से प्लस भी हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप लोग ये प्रीवियस डेटा के बेस पर। तो वो जो प्रिडिक्शन है वो यू की वजह से प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ये इसका मतलब हो गया, राइट। अब देखिए मान लीजिए आप 1 पीरियड के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया तो ये t माइनस वन कितना हो जाएगा, 0, और ये हो गया 1, राइट। अब यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए
सेकेंड ईयर के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू टू। अब देखिए, अब जो y1 की वैल्यू है वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो y2 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू क्या है, y0 प्लस म्यू1, और ये म्यू2 नीचे आ गया। क्या किया है हमने, क्लियर हुआ आपको? ये देखिए, y1 की वैल्यू पुट करी, फिर यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 पुट करने पर ये कितना आ गया था आपके पास, 2 माइनस 1, ये y1 और u2, फिर y1 की वैल्यू ऊपर से हमने पिक कर ली विच इज y0 प्लस u1, वो हमने पुट कर दी। अब सिमिलरली इसमें 3 पुट कर दीजिए, y3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y2 प्लस म्यू2। अब y2 की वैल्यू पुट कर दो, वो यहां से आ गई ऊपर से, वो आ गई y0 प्लस म्यू1, सॉरी यहाँ पे म्यू3 आएगा, y2 प्लस म्यू3। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बेसिकली हमें क्या नजर आ रहा है कि जो भी टाइम पीरियड है वो आ रहा है, y0 आ ही रहा है, और म्यू1 म्यू2 म्यू3 एरर्स आ रही हैं, तो कैन आई से इट्स अ सिग्मा म्यूटी, राइट? तो यही इक्वेशन जो है हमारे सामने यहाँ पर डिराइव करके आपको दिखाई गई है। एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी विदाउट ड्रिफ्ट की, y2 इज इक्वल टू yt माइनस 1, इसे हमने स्टॉक मार्केट के परस्पेक्टिव से आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब t की वैल्यू 1 रखते हैं, सबसे पहले t की वैल्यू 1 रख दी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, सॉरी यहाँ 1 आ गया, ये कितना आ गया y0, और ये आ गया म्यू1, राइट। अब हम ग्रीन ले लेते हैं, अब हम यहाँ रखते हैं 2, अब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा y1 प्लस म्यू2। अब हमने क्या करा, जो y1 की वैल्यू ऊपर दे रखी है उसे उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब देखना y2 कितना बन गया, इट्स बिकम y0 प्लस म्यू1, और ये म्यू2 तो था ही था, राइट। अब फिर से हमने क्या करा, 3 रखा, तो ये कितना आएगा y2 प्लस म्यू3। अब देखो y2 की वैल्यू ऊपर है, ये देखो ये रही, हाँ जी दी, आ गई समझ में, अब मेरे को आ गया। तो अब बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसी तरीके से फाइनली क्या डिराइव हो गई, y t इज इक्वल टू y0 प्लस म्यू, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ दे रखा है। तो दैट इज व्हाट रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट सेज। इसमें क्या है, आपके पास जो वेरिएशंस हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, जैसे हमने आपके सामने ये डायग्राम दिखाया है, राइट। अब हम बात करेंगे रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट की। देखिए, उसका मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनाया, फ्लक्चुएशंस कम है, सीधा अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है, उसे बोलते हैं रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। उसकी इक्वेशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है, और कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म आ जाती है, तो वो कांस्टेंट टर्म के साथ ही हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल सबसे अच्छी बात है, इसके डायग्राम से आप समझ सकते हो। रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट का आपके सामने एग्जांपल दिया कि उसमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रेट से राइज हो रहा है, बस ये देखो डिफरेंस देखो। ये देखो, मैं आपको डायग्रामेटिकली डिफरेंस बताती हूँ। इससे पहले मैंने जो रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट बनाया था, इट्स लाइक दैट। उसमें क्या था, जो ये चेंज आ रहा था वो किसी कांस्टेंट नेचर से नहीं आ रहा था। लेकिन स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब जो चेंज आता है वो कांस्टेंट होता है आपके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान ले कंजम्पशन दे रखी है $7, $14, $21, $28, अब इनमें जो गैप आ रहा है वो 7 का गैप आ रहा है, कांस्टेंट गैप आ रहा है। जो कांस्टेंट गैप आता है आपके पास, तब वो आपके पास रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है, और वो अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे शो करेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं पॉसिबल होती है, और इसको आसान होता है स्टेशनरी में कन्वर्ट करना। वैसे ये भी नॉन स्टेशनरी का ही तो एग्जांपल है, नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, और इसमें डिफिकल्टी कम होती है कन्वर्ट करने में, किसमें, स्टेशनरी प्रोसेस में, ठीक है ना। तो अब आपके पास है रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, तो इसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कांस्टेंट एक डिफरेंस होगा, कांस्टेंट एरर आएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म होगी। तो इसकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ गई आपके पास। अगर आपको प्रिडिक्ट करना है पीरियड 1 के लिए, किसी भी पीरियड के लिए, तो ये कहता है आपके पास एक आ गया बीटा विच इज कांस्टेंट, और बाकी सेम है yt माइनस 1 प्लस म्यू टी, ये डिफरेंस है आपके पास। अब सेम अगर हम इसमें 1 पुट करें तो ये आ जाएगा बीटा प्लस ये हो जाएगा y0, और ये हो जाएगा म्यू1। अब आ जाओ सेम 2 पुट करो इसमें, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस y1 प्लस म्यू2। अब ध्यान से देखिएगा, सेम ये जो y1 की वैल्यू है इसमें से, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू, अब देखिए बीटा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास 2 बीटा हो जाएंगे, इट्स गोइंग ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया 2 बीटा एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास y0 प्लस म्यू1 प्लस म्यू2,
तो ये प्रोसेस चलेगा। यानी अगर हम y3 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3 बीटा प्लस y0 प्लस μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 एंड इट्स गोइंग ऑन। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बन गया, yt इज इक्वल टू सिग्मा बीटा प्लस y0 प्लस सिग्मा μt। तो ये आपके पास रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट की इक्वेशन आपके पास डिराइव हो गई, राइट। और ये जो अभी है ये नॉन स्टेशनरी है। इसे स्टेशनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है वो डिफरेंस मॉडल, जिसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कैसे आप इन्हें जो है वो कन्वर्ट करते हैं ताकि ये स्टेशनरी बन जाए। तो अभी हमने जो डिस्कस करा है बेसिकली ये कि स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, और नॉन स्टेशनरी के दो एग्जांपल हमने डिस्कस करे, दो टाइप डिस्कस करे, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। फिर हमारे पास आता है इसमें यूनिट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमने ऊपर अभी रैंडम वॉक मॉडल पढ़ा उसे हम स्टैंडर्डली इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज yt इज इक्वल टू पी, पी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, t माइनस वन प्लस म्यू टी। इसमें जो p की वैल्यू है ये वेरी कर सकती है -1 से 1 के बीच में। अगर ये p1 आ जाए, अगर यहाँ पे अगर हम p1 रख दें तो आपके पास जो हमने विदाउट ड्रिफ्ट वाला मॉडल पढ़ा था उसमें हमने यही स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। तो अगर p की वैल्यू 1 आ गई तो रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट हो जाएगा। इट मींस कि आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, यूनिट रूट प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। p अगर 1 हो जाए, 1 का मतलब यूनिट, इसे बोलते हैं यूनिट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस। यानी आपके पास जो प्रोसेस हो जाएगा वो काफी रैंडम हो जाएगा, यानी आपके पास नॉन स्टेशनैरिटी आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास प्रिडिक्शन करना, फोरकास्ट करना दिक्कत हो जाएगी और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्टेशनरी प्रोसेस के अंदर, राइट। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम यही चेक करते हैं कि जो आपके पास रैंडम वॉक है वो कितनी स्टेशनैरिटी है उसके अंदर और कितनी नॉन स्टेशनैरिटी है। तो अगर p की वैल्यू जितनी लेस देन 1 होती जाएगी उतनी ही वो सीरीज जो है वो स्टेशनरी बनती जाएगी, और यही हमें चाहिए क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन के लिए हमें स्टेशनरी चाहिए, राइट। तो दैट इज व्हाट यूनिट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जिसमें p की वैल्यू से चेक करा जाता है कि पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो स्टेशनरी है या नहीं है। चलिए अब हमारे पास है ट्रेंड स्टेशनरी एंड डिफरेंस ट्रेंड स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपका प्रोसेस नॉन स्टेशनरी है तो हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू स्टेशनरी। तो एक के अलावा भी और भी मेथड है इसके अंदर, बट जनरली डिफरेंस वाला मेथड जो है यहाँ पर काफी यूज करा जाता है, जो काफी यूजफुल रहता है कि उसको स्टेशनरी बनाने में, ठीक है। तो अभी हमने जो रैंडम वॉक मॉडल लिया था उसमें सिर्फ एक पीरियड लिया था कि जो yt है वो yt माइनस 1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर जो आपका yt है वो और भी पीरियड्स पे डिपेंड कर रहा है, और भी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका रैंडम वॉक मॉडल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए yt इज इक्वल टू β1 प्लस β2 t प्लस β3, डिपेंड करता है ना कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा है कि वेरिएबल आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पैरामीटर्स जो है वो ज्यादा हो गए, yt माइनस 1 प्लस ut। अब देखिए ये आपके पास बेसिक मॉडल होता है। अब प्योर रैंडम वॉक क्या होगी, प्योर रैंडम वॉक का मतलब भाई प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि रैंडम वॉक का मतलब ही आपको बताया कि वहां पे प्रिडिक्शन ही पॉसिबल है। तो प्योर रैंडम वॉक में क्या होता है, ये देखिए इसने कंडीशन बताई है β1 इस इक्वेशन में, जो हमने पहली इक्वेशन लिखी आपके सामने उसमें β1 0 डाल दो, β2 भी 0 डाल दो, β3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो हमने रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट वाला पढ़ा है वही है ये, है ना, प्योर रैंडम वॉक। वही तो आ गया दोबारा से, प्योर रैंडम वॉक, यानी वही ड्रंकर्ड वाले के एग्जांपल हो गया कि प्योर रैंडम वॉक है। एंड बहुत मुश्किल है जो है इसमें कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ये देखना कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास रैंडम वॉक होती है तो डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करा जाता है। डिफरेंस मेथड के जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया हो नॉन स्टेशनरी का, तो मैंने आपको ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए ये ईयर दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, या मंथ दे रखे हैं, और इसमें आपको एक कंजम्पशन दे रखी है 7, 14, 21, 28, 35, 42। अगर हम इसे ईयर यहाँ लिख दें और कंजम्पशन यहाँ लिख दें, प्लॉट करें तो कुछ ऐसा जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग, राइट, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। और ऐसी चीजों में जिसमें ट्रेंड नजर आता है, ये ट्रेंड है आपके पास, वहां नॉन स्टेशनैरिटी होती है और वहां पे प्रिडिक्शन मिनिमाइज होती है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हो, ये देखो, ये मान लीजिए y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है। अब हम क्या करें, अगर इनका डिफरेंस ले लें 7, 7, 7, 7 और 7, और अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट दिस मेथड सेज। यहां पर आपको ये कहा है कि प्योर रैंडम वॉक में आपको डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यानी हमने क्या किया, एक सेकेंड में आपको बताते हैं यहां पर हमने क्या किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास yt इज इक्वल टू yt माइनस 1 प्लस म्यू टी था।
तो ये वाली चीज हम इधर ले आए, यानी yt माइनस yt माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू टी। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा yt। यस, और ये करते ही, डिफरेंस निकालते ही आपके पास जो डेटा अब आपके पास आया, अगर आप डेल्टा वाई को प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं स्टेशनैरिटी में शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो सेम हो गया। तो इसे ही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जैसे ही आपने ये चीज करी, यानी डिफरेंस निकाला, देखिए वाई में से वाई माइनस 1 करा, तो आपके पास जो सीरीज है, जो रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट था, वो डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस से कन्वर्ट हो गया स्टेशनरी के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। विद ड्रिफ्ट में तो कांस्टेंट ही होता है। वैसे तो मैंने विदाउट ड्रिफ्ट का एग्जांपल थोड़ा सा गलत दे दिया, विदाउट ड्रिफ्ट में तो कुछ इस तरीके से होता है, विद ड्रिफ्ट में तो प्योर अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, राइट, प्योर अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। उसमें भी आपके पास सेम मेथड इस्तेमाल करा जाता है, डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करा जाता है, ताकि हम उसे स्टेशनरी बना सके। बट उसमें जो स्टैंडर्ड मॉडल है, देखिए ऊपर जो आपको स्टैंडर्ड मॉडल दे रखा है, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड मॉडल है आपके पास। इसमें हमने बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज चेंज करी है, देखिए अब ये वाला है हमारे पास, है ना। उसमें बीटा 1 जो है कांस्टेंट आता है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बीटा 1 नॉन जीरो है, यानी बीटा 1 की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं विदाउट ड्रिफ्ट वाला, तो है ना, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू 0 होगी और बीटा 3 की वैल्यू 1 होगी। तो ये विद ड्रिफ्ट और विदाउट ड्रिफ्ट वाली इक्वेशन तो हमने पहले ही कर ली, है ना। वाई टी माइनस 1 प्लस म्यू वाली, ये वाली जो इक्वेशन है, ये आपकी विदाउट ड्रिफ्ट है, और ये आपके पास कांस्टेंट वाली क्या है, विद ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो ये अपने आप में डिफरेंस की मदद से सेम, देखिए यहाँ पर भी यही करा इसने, ये देखिए यहाँ पर क्या किया, अभी देखिए, जो विद ड्रिफ्ट वाला होता है, रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट होता है, उसके अंदर आपकी इक्वेशन होती है वाई टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट प्लस वाई टी माइनस 1 प्लस म्यू टी, राइट। अब इसने इसको यहां ले लिया, yt माइनस -1 इज इक्वल टू बीटा प्लस म्यू टी, यानी यहां पर भी डिफरेंस डेल्टा ले लो, डिफरेंस निकाल लो डेटा का, तो आपके पास वो स्टेशनरी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, दोबारा से देखते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई थी वो थी yt इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी प्लस बीटा 3 वाई टी माइनस 1 प्लस म्यू टी। जब हमने प्योर रैंडम वॉक की बात करी, या रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट की बात करी, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट की अगर हमने बात करी, तो उसमें क्या था, बीटा 1 0, बीटा 2 0, सिर्फ बीटा 3 1 था, राइट। तो वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1 प्लस म्यू टी आ गया। अब जब रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट आया, तब क्या हो गया, बीटा 1 की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी नॉन 1 नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, सॉरी, तो बीटा 1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन बीटा 2 0 है और बीटा 3 1 है। यही आ गया हमारे पास। अब आ गया हमारे पास रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट एंड डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड। अब ये डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड क्या होता है, रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट का मतलब है कि वैसे तो रैंडम वॉक है, लेकिन डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड होता है जहां पे प्रिडिक्शन करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ऊपर जो हमने आपके साथ डिस्कस करे वो थे स्टोकेस्टिक प्रोसेस समहाउ, क्योंकि उसमें प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर से देखिएगा, ग्रीन पेन से हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसमें बीटा 1 की वैल्यू भी आ गई, बीटा 2 भी कुछ ना कुछ है, और बीटा 3 1 है, यानी पूरी इक्वेशन आपके सामने ये, बीटा 1 भी है, बीटा 2 भी है, बीटा 3 1 हो गया। तो आपके पास ऐसे ट्रेंड को बोलते हैं रैंडम वॉक विद डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। तो देखिए डायग्रामेटिकली आपको शो कर रखा है, ये देखिए जो ये ऊपर नीचे बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला है, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, ठीक है ना। और डिटरमिनिस्टिक क्या है कि कम जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ही नियर बाय फ्लक्चुएशंस है, यानी आप कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रोडिक्शन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड ऑल अबाउट। तो बेसिकली डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड क्या होता है, अगर आप किसी भी सीरीज में कंप्लीटली प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड। तो आपके पास जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, और वो भी डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करें, अपना कीमती फीडबैक दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग वर क्लासेस।